सो ये गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में इसका हिमालय वाला जो रीजन था, हिमालय पर्वतीय रीजन था, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। अब हम इस वाले रीजन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें हम मैदान के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तरी मैदान में तो मैक्सिमम जो ज़्यादा आबादी है, भारत की जितनी भी ज़्यादा आबादी हैं, वो भले हम बात करें यूपी की या फिर बिहार की बात करें या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जितने भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उड़ीसा की बात कर लें, तो ये सारा जो एरिया आता है वो सभी आते हैं आपके उत्तरी मैदान में। और ज़्यादातर इंडिया का जो भी पॉपुलेशन है उसका ज़्यादा जो ज़्यादा लोग जो हैं वो उत्तरी मैदान में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खेती के लिए अच्छा ज़मीन मिल जाता है, आपको पानी मिल जाते हैं, रहने के लिए समतल ज़मीन मिल जाता है, राइट। इसलिए जितनी भी आबादी है वो यहीं पे रहना पसंद करती है। तो अगर हम उत्तरी हिमालय की बात करें तो उत्तरी हिमालय में भी रीजन है। जैसे हमने ऑलरेडी हिमालय के बारे में देखा कि उसमें अलग अलग नाम हम देख रहे थे। सबसे पहले महान हिमालय था, उसके बाद फिर हम नीचे जैसे ही आते थे नाम बदलते जाता था, और इसी क्रम में हम लास्ट में शिवालिक को देखे थे। तो क्या इस तरीके से हम उत्तरी मैदान को भी बांट सकते हैं? तो जी हाँ, अगर हम उत्तरी मैदान को बांटना चाहें तो इसमें 3 प्रमुख नदियाँ प्रणालियाँ हैं, जिसमें सिंधु नदी के बारे में हम देखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदी के बारे में हम इसके देखेंगे। और इसकी सहायक नदियाँ भी यहाँ पे आती है, और यही नदियों के कारण यहाँ पे इतने उपजाऊ ज़मीन है, इतने उपजाऊ भूमि के साथ साथ समतल भूमि है, क्योंकि ये नदियाँ जब आती हैं पर्वत से होते हुए तो ये नदियाँ अपने साथ बहुत सारे उपजाऊ पदार्थ और अपने साथ अवशिष्ट पदार्थ लेकर आते हैं, जो कि कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, राइट। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ये मिट्टी का प्रकार है जलोढ़ मृदा। इसको आप याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि जलोढ़ मृदा से जो मैदान है, उत्तरी मैदान है, वो किस मिट्टी से बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। फिर लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में, गिरिपाद क्या होता है? सपोज ये यहाँ पे अगर कोई सपोज ये लड़का है और इसका ये पाँव वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं गिरिपाद। सपोज ये हमारे पास ये क्या है, ये हिमालय है, तो ये जो रीजन है इसके पास वाले में उसको हम बोलते हैं गिरिपाद। जस्ट नीचे, मतलब एकदम जैसे ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे, अगर सपोज हिमालय का लास्ट पोर्शन है तो इसके जस्ट नीचे वाले को हम बोलते हैं गिरिपाद। तो ये जो मैदान है वो जस्ट इसके गिरिपाद में स्थित है, मतलब हिमालय के जस्ट नीचे में स्थित है। बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। ये जो यहाँ पे पहले क्या था, ये बहुत ही गड्ढा था, राइट। जैसे यहाँ से नदियाँ आते गए, अपने साथ अवशिष्ट पदार्थ लेते आते गए, तो ये इसको भर के इसको मैदान बना दिया गया। लेकिन पहले ये बहुत ही समतल नहीं था और ये बहुत ही गड्ढा था, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो इससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि नदियाँ अपने साथ जो भी पदार्थ लेके आती हैं उसके बाद उपजाऊ मैदान का ही निर्माण होता है। और इसका जो विस्तार है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो मैदान है ये कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, राइट। ये 60 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा एरिया है, और इसी ज़्यादा एरिया में भारत के जितने भी ज़्यादातर जो भी आबादी है वो यहीं पे निवास करती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यह मैदान जो है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम मैदान की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। और उसी तरीके से अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई यहाँ पे 240 से 320, कहीं कहीं आपको 240 किलोमीटर देखने को मिलता है, कहीं कहीं 320 किलोमीटर देखने को मिलता है चौड़ाई। तो ये आप याद रखेंगे कि इसका लंबाई 2400 किलोमीटर है, और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 240 से 320 किलोमीटर है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करने लायक है कि दोआब का जो अर्थ है, दोआब, राइट, जैसे पंजाब है उसी तरीके से दोआब का क्या अर्थ है, 2 नदियों के बीच का भाग। सपोज ये यहाँ पे एक नदी जा रहा है और उसी तरीके से यहाँ पे भी नदी, सपोज ये देखो ये एक नदी जा रहा है और यहाँ पे भी एक नदी जा रहा है, तो इसके बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं दोआब, राइट। द्वाब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। द्वाब का मतलब होता है दो, का मतलब दो, और आब का मतलब होता है पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। पंजाब उस वाले रीजन को बोलते हैं जहाँ सिंधु, सतलज, रावी, व्यास ये 5 नदियाँ बहती है, उसी को हम बोलते हैं पंजाब। और उसी तरीके से 2 नदियों के बीच में जो एरिया बचता है उसको हम दोआब बोलते हैं। तो ये आपके लायक बहुत ज़रूरी, ये नोट आपको देख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अब मैंने आपको बताया है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे हम हिमालय को विभाजित करते थे उसी तरीके से जो उत्तरी मैदान है उसको भी हम अलग अलग नामों से बांट सकते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ये जो मैदान है इसका जो पश्चिमी भाग है, मतलब ये वाला जो एरिया है, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको पंजाब का एरिया बोला गया है, राइट। उसके बाद सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। मतलब ये इंडिया में नहीं है। इसका जो मेनली हिस्सा जो है जो आपको देखने को मिलता है सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, क्योंकि सिंधु नदी मैक्सिमम जो जाता है पंजाब में ही जाता है, वो भारत में बहुत ही कम है, ठीक है। तो जो भी ये पंजाब में जाती है तो इसको हम बोलते हैं ये कि बहुत इसका जो मेनली ज़्यादातर हिस्सा है वो पाकिस्तान में जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भागों में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। मतलब दो नदियों के बीच में जो होता है, जो रीजन होता है, उसमें इसकी संख्या जो है बहुत ही अधिक माना गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। मतलब कि अभी तक हम जो देख रहे थे इस वाले को हम पंजाब नाम दिया। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हो कि घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में जो है गंगा का मैदान, मतलब ये घग्गर नदी है और ये तीस्ता नदी है और इसके बीच में जो मैदान है इसको क्या नाम देते हैं, गंगा का मैदान, राइट। इसको हम गंगा का मैदान के नाम से जानते हैं। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ये जो एरिया है, ये जो रीजन है गंगा का मैदान, ये कहाँ कहाँ है, तो पहला नाम आप याद रखेंगे हरियाणा में है, उसके बाद दिल्ली वाले रीजन में भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश में भी आता है, बिहार, उसके साथ झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में भी ये फैला है। मतलब आप देख सकते हो कि गंगा का मैदान कितना बड़ा है। यहाँ से आप देख सकते हो कि हरियाणा से स्टार्ट होते हुए ये यहाँ पे हरियाणा आप देखने को मिलता है, हरियाणा से स्टार्ट होते हुए ये दिल्ली के रीजन के साथ यूपी के साथ बिहार के साथ झारखंड के साथ ही ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि पश्चिम बंगाल के भी कुछ एरिया में होता है। मतलब ये बहुत ही बड़ा एरिया, गंगा का मैदान बहुत ही बड़े एरिया को यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर आता है तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। मतलब अभी तक हम 3 मैदान देख चुके। सबसे पहला हम पंजाब का मैदान देखे, उसके बाद गंगा का मैदान, अब हम ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। मतलब ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो बेसिकली इस वाले रीजन में ज़्यादा फैला हुआ है, इस वाले रीजन में मतलब छोटा ही है। मतलब अगर देखा जाए तो पंजाब वाला रीजन मेनली अगर यहाँ पे हम देखें तो ये ज़्यादातर कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। उसके बाद अगर हम गंगा मैदान की बात करते हैं तो उसका वो बहुत ही बड़ा एरिया भारत में है। मतलब पूरा एरिया भारत में है लेकिन बहुत ही बड़ा एरिया वो कवर करता है। उसके बाद अगर हम असम वाले एरिया में देखें तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिलता है। तो ये 3 मैदान आप याद रखेंगे, तीनों मैदान से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं मैदान में ही, तो उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचाइयों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। कहने का मतलब है कि जो मैदान है हमारे पास उसमें ये जो एरिया है वो एकदम समतल एरिया होता है और इसी को हम बोलते हैं मैदान, राइट। इसी को मैदान बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। भौगोलिक आकृति भी विविध प्रकार के हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कहीं गंगा का मैदान है तो कहीं पानी ज़्यादा, तो ब्रह्मपुत्र का कहीं मैदान है, कोई अलग रीजन में है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी आकृतियों के बारे में बात करें तो ये भी विभिन्न आधार पर मैदानों को 4 भागों में इसमें बांटता है। मतलब अभी हम केवल इसको 3 फील्ड मान रहे थे, 3 मैदान मान रहे थे। पहला पंजाब हमने देखा, उसके बाद अगर हम गंगा के मैदान देखा और उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र की देखा। लेकिन इसके अलावा 4 भागों में और विभाजित किया जा सकता है, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय। मतलब अभी तो हम ये बाएं से दाएं की ओर जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, अगर हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो इसको किस किस फील्ड में, किस किस मैदान में हम बांट सकते हैं उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ सबसे लास्ट हमने हिमालय जो पढ़ा था, राइट। हिमालय के जो लास्ट रीजन था उसको मैंने बताया था कि जो हिमालय वाला लास्ट रीजन है इसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, राइट। तो जैसे अब शिवालिक से नीचे उतरता है अब हम मैदान में आ जाते हैं। जैसे शिवालिक से नीचे उतरता है हम कहाँ आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं। और शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ाई पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है, इसे भाबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 से 16 किलोमीटर ये लंबा है, 8 से 16 किलोमीटर, और इसको बोलते हैं भाबर। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि भाबर, बादर, खागर, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये आप याद रखेंगे अच्छे से कि जैसे हम शिवालिक के नीचे आते हैं तो भाबर वाला एरिया आता है, और यहाँ पे अगर हम देखें सरिताएँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब है, सरिताएँ कहने का मतलब है कि जो नदियाँ यहाँ से आती थी हिमालय से, वो शिवालिक के नीचे जैसे ही भाबर में पहुँचती है तो विलुप्त हो जाती है। विलुप्त इसलिए होती है क्योंकि
शिवालिक बेसिकली पर्वत है, राइट। अब जब पर्वत से पानी आता है तो अपने साथ पत्थर कुछ ना कुछ तो लेके आता होगा। अब भाबर एरिया जो है पूरा पत्थर एरिया है, पूरा पथरीली एरिया है। अब आप खुद देखो कि अगर हमारे पास सपोज 4-5 पत्थर ऐसे हैं और अगर मैं इसमें पानी डालता हूँ तो पानी क्या ऊपर से बहेगा या फिर नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये समतल तो है नहीं। तो इसी तरीके से भाबर में जो नदियाँ आती है वो उसके नीचे नीचे चलने लगती है, और भाबर में ऐसा बोला जाता है कि नदियाँ विलुप्त हो जाती है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती। उसी तरीके से अगर इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियाँ पुनः निकल जाती है। अब भैया ये बताओ कि हमारे पास ये सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, पत्थल एरिया है, ये हमारे पास पत्थल एरिया है, और ये यहाँ पे हमारे पास शिवालिक है, राइट। जब यहाँ से नदियाँ आती है, ये नदियाँ इस पे जाती हैं तो ये यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, मतलब अंदर अंदर बहने लगती हैं। और जैसे ये पथरीले पदार्थ कंप्लीट होता है, फिर नदियाँ यहाँ से हमें दिखने लगती है और ये नदियाँ इस तरीके से बाहर निकल जाती है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि दक्षिण में ये सरिताएं और नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। मतलब इसके बाद जो एरिया है वो एकदम दलदली होगा। क्या होगा? दलदली होगा, जिसे तराई कहा जाता है। और इसे क्या नाम से जानते हैं? इसे तराई के नाम से जानते हैं। मतलब शिवालिक के जैसे हम नीचे आएंगे तो 8 से 16 किलोमीटर हमें भाबर मिल गया, जो कि पथरीले है, इसके कारण जो नदियाँ होती है वो विलुप्त हो जाती है। आपको कहानी की तरह याद रखना है, ऐसे रटना नहीं है। अगर आप मेरे क्लास में आ रहे हो, अगर मुझे 20 से 40 मिनट दे रहे हो तो हम यहाँ पे सब चीज़ याद करके जाएंगे। हम केवल इसको पढ़ने नहीं आ रहे, हम इसको समझने, याद करने भी यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। तो जैसे शिवालिक के नीचे आते हो, शिवालिक के नीचे जैसे ही आते हो तो भैया कॉमन सेंस है ना कि जब पर्वत से नीचे आएंगे तो पत्थर तो होंगे। आप कहीं पे पहाड़ देखे होगे तो पहाड़ के निचले एरिया में तो हल्का पथरीली होती है ना, कि एकदम नमी मिट्टी होती है। तो जब उस पत्थर में पानी आके नदी आके गिरेगा तो वो ऊपर से बहते हुए नहीं दिखेगा, वो अंदर चला जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये विलुप्त हो गया है। और उसी के बाद जैसे 8 से 16 किलोमीटर दूर तक वो पत्थर समाप्त हो जाते हैं, फिर हमें दलदली मिट्टी मिल जाती है और वहाँ पे नदियाँ भी हमें दिखने लगती है, और उसको हम तराई के नाम से जानते हैं। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। अब ऑब्वियस ही बात है, दलदली है, मिट्टी है, तो यहाँ पे पेड़ भी अच्छे होंगे, और जब पेड़ होंगे तो जानवर भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दो हमने अभी देखा, भाबर और तराई। उसके बाद अगर हम नीचे और आते हैं तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जड़ों का बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर बोलते हैं। मतलब आप जैसे ही इसके नीचे आते हो तो ये क्या हमारे पास हो जाता है? भांगर मिल जाता है। मतलब ये तीसरा रीजन हमारे पास भांगर होता है। उसके बाद इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। अब इसके नीचे भांगर में जो है कंकड़, हल्का हल्का छोटा छोटा चीज़ कंकड़ मिलता है, ज़्यादा चीज़ नहीं मिलता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा वृक्षों को खादर कहते हैं। और ये जो सबसे नीचे हम आ जाते हैं उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला नाम मैंने आपको क्या बताया था? भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद भांगर, उसके बाद खादर। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं मैदानी क्षेत्र में। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो खादर है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो खादर बेसिकली हम यहाँ पे 2 चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि आपको भाबर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तराई अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, बस आपको भांगर और खादर समझना है, राइट। भांगर और खादर समझना है। तो हमें क्या क्या समझना है? भांगर और उसके बाद खादर समझना है। तो ये अगर सपोज हमारे पास नदी है, ये हमारे पास क्या है? नदी है, और यहाँ से नदियाँ ऐसे आती हैं। तो जब ये नदियाँ आएंगी, ये नदियाँ इस तरीके से आएंगी तो यहाँ पे सबसे पहले अपने मिट्टी लेकर आएंगी। तो ये मिट्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मिट्टी यहाँ पे जम जाएगा, दोनों किनारों पे मिट्टी जम जाएगा। और जब मिट्टी जमेगा तो ये नया एरिया हो जाएगा ना, ये नए अपने मिट्टी ला के इसको नया कर देंगे। मतलब ये जो मिट्टी होगा बहुत ही उपजाऊ हो जाएगा, क्योंकि इसमें नए नए पदार्थ आएंगे, ऊपर से नए नए अवशिष्ट पदार्थ आएंगे, तो ये उपजाऊ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे और सपोज ये अगला अभी का बात हुआ, 2022 का बात हुआ, लेकिन 2023 में और भी आएंगे। तो अब ये जो एरिया था इसको ये उधर ढकेल देगा, ये उधर ढकेल देगा, और यहाँ पे दूसरा एरिया बन जाएगा, ठीक है। ये दूसरा एरिया बन जाएगा। तो जो उधर ढकला, सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि ये अभी हमारे पास जो नया वाला मिट्टी है वो आ रहा है, इधर से हम पानी दे रहे हैं, तो जब ये आएगा तो ये उधर ढकलते जाएगा ना, ढकेलते जाएगा उधर, तो नया रीजन बनते जाएगा। ये नया रीजन बन गया और इधर पुराना रीजन हो गया। इस तरीके से इस साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी नया रीजन बन गया और ये पुराना रीजन हो गया।
तो ये जो नया रीजन बनते जाता है, नया मैदान बनते जाता है, इसको हम खादर बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, भांगर के नाम से जानते हैं। ये आप याद रखेंगे। मतलब कि ये चीज़ याद रखना कि खादर हमेशा हर एक साल जब भी बाढ़ आएंगे, जब भी नई मिट्टी आएंगे कट के, तो खादर हर साल बनते रहता है। लेकिन अगर हम यहीं पे भांगर की बात करें तो भांगर पुराना होते जाता है। और ये दोनों में अब इतना तो कॉमन सेंस है, इतना तो समझ में आ गया है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बता इसमें दोनों में से अगर हम बात करें तो ज़्यादा उपजाऊ कौन सा होगा, तो उपजाऊ में अगर हम बात करते हैं तो उपजाऊ में ज़्यादा खादर होगा, क्योंकि खादर नया मिट्टी बन के आया है। और उसी तरीके से अगर भांगर की भी बात करें तो भांगर भी उपजाऊ होगा, लेकिन खादर की तुलना में कम उपजाऊ होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं नया नया मिट्टी आ रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी नया रीजन बनाएगा और इसके पीछे वाले को धकेलते जाएगा, फिर ये नया आएगा तो ये तीसरे इसको ऐसे धकेलते जाएगा, फिर नया बनते जाएगा मिट्टी, और जो नया नया मिट्टी बनते जाता है उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम भाबर के बारे में पढ़ें, उसके बाद हम तराई के बारे में पढ़ें, उसके बाद हमने भांगर के बारे में पढ़ा, और सबसे लास्ट में खादर के बारे में पढ़ा। तो ये आज यहाँ पे हमारा जो मैदानी एरिया था वो कंप्लीट होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि पठार क्या होता है, और इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान होता है। ऑलरेडी मैंने आपको भी बताया कि ये जो यहाँ पे हमारा एरिया था ये हिमालय रीजन था। उसके बाद यहाँ पे हमने मैदान पढ़ा। हिमालय बहुत ही ऊंचा होता है और मैदान की बात करें तो एकदम समतल होता है। तो भैया प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, तो ये ना तो मैदान होता है और ना ही ये पहाड़ होता है, उसके बीच में एक ऊंचा सा एरिया होता है, मतलब ऊंचाई पर रहेगा। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय आप देख सकते हो ये इस तरीके से ऊंचा है, मतलब यहाँ पे समतल नहीं है, गड्ढा है। उसी तरीके से अगर हम मैदान की बात करें तो ये पूरा समतल एरिया है, राइट, ये पूरा समतल एरिया है और नीचे में है। तो अगर हम पठार की बात करते हैं तो वो ऊंचाई पे है, ठीक है, ये इतना ऊंचाई पे है, लेकिन पूरा समतल एरिया है, राइट, ये पूरा समतल एरिया है। इसी को हम बोलते हैं कि ये पठार है, जो कि क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। गोंडवाना लैंड मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा पृथ्वी था पहले, वो पूरा एक ही स्थल था, उसी के नाम से जाना, उसी को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यह पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा ढक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि तथा ढक्कन का पठार कहने का मतलब है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे नीचे वाला जो एरिया है ये ढक्कन का पठार है, और यहाँ वाला एरिया को अगर हम देखें तो ये मध्य उच्च भूमि है, मतलब कुछ उठा हुआ है। इसको भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, राइट। उसी तरीके से अगर हम नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ये तीनों नदियां हैं, विंध्य नदी, सतपुड़ा नदी और अरावली नदी। इसके बीच में ये घिरा है कौन सा, मध्य उच्च भूमि, उसको बोल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर का पठार भी, अगर हम दक्कन के पठार की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार भी उसी में आता है, जो कि आपको झारखंड वाले रीजन में देखने को मिलता है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि पठार को भी दो भागों में हमने यहाँ पे बांट दिया है, राइट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ये इस तरीके से है त्रिभुजाकार, और इसी को हम क्या पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे नर्मदा नदी जाता है और ये नर्मदा नदी के साउथ में, दक्षिण में स्थित है। जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है, जो ये मैकाल पर्वत है, और उसी तरीके से महादेव कैमूर पर्वत है, इसी में ये आते हैं, राइट। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, मतलब कि ये जो पश्चिमी एरिया है ये ऊंचा है और ये हल्का ढलान है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि नदियाँ जो इसमें जाती होंगी वो किस साइड से जाती होंगी, तो यहाँ पर मैंने बताया अभी कि ये वाला जो एरिया है वो हल्का ऊँचा है और ये हल्का नीचा है। मतलब कि जितने भी नदियाँ हैं वो सारे इस तरीके से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाती है, सारे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, क्योंकि ये ढलान है इस साइड, ठीक है।
तो ये यहाँ पे हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी देखा। ये आप यहाँ पे पढ़ लोगे कि इसका जो पूर्वी घाट है वो 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट जो है 900 से 1600 मीटर की ऊंचा है। मतलब ये वाला जो एरिया है 900 से 1600 है और ये जो एरिया है वो 600 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे शिखर देखोगे, अनाईमुड़ी है, उसके बाद डोडा बेटा है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। ये आपको याद रखना है, ये तीनों बहुत ही जरूरी है कि कौन कौन सा शिखर है, राइट। तो अनाईमुड़ी आपको साउथ में देखने को मिलेगा, उसी तरीके से डोडा बेटा जो कि 2633 मीटर ऊंचा है, और वहीं पे हम मनेंद्रगिरी की बात करें तो 1500 मीटर ऊंचाई पे है। ये तीनों आपको याद रखने होंगे, राइट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता, तो यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो बहुत ही पुराना है। अगर हम उसकी तुलना में हिमालय की बात करते हैं तो वो तो अभी बना है, बहुत साल वो उसको नहीं हुए। ऑब्वियसली बात है, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लाख करोड़ वर्ष को भी बहुत कम बोलते हैं, राइट। तो उसकी तुलना में अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में अगर हम बात करते हैं तो वो जो हमारा हिमालय पर्वत है वो बहुत नववलित पर्वत है। तो यहीं पे जब बहुत पुराना है तो यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलता है जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डक्कन ट्रैप किसे कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो प्रायद्वीपीय पठार को हम बोलते हैं जहाँ पे काली मृदा अधिकता है वहाँ पे। इसी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, बहुत ही ज्वालामुखी इसके कारण ही काली मिट्टी आती है, और इसके सेल आग्नेय हैं। आग्नेय मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर, इसको हम आग्नेय के नाम से जान सकते हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमारा क्लास था उसमें हमने सबसे पहले उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पठार के बारे में भी पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार। और अगले आने वाले वीडियो में हम भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल जो कि राजस्थान वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही लंबा क्लासेस नहीं करना है क्योंकि आप जानते हो कि 20 से 30 मिनट में बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्लास को ज़्यादा बोरिंग नहीं करेंगे। हम इसको धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। भले ही एक चैप्टर के लिए हमें 3 क्लासेस क्यों ना लेना पड़े, लेकिन हम इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे क्योंकि बेस है यही आपका। अगर आप 10th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, राइट, तो आपका 9th बेस है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भैया 9th मत पढ़ो, डायरेक्ट हम 10th पढ़ लेते हैं, तो वो चीज़ गलत है, राइट। क्योंकि मेन जो बेसिक हमारा बेस स्टार्ट होता है वो हम 9th से ही स्टार्ट अपना करते हैं। तो 9th को आपको एकदम समझते हुए चलना है। हमें सोशल साइंस को रटने वाला सब्जेक्ट नहीं बनाना है। बहुत सारे मास्टर क्या करते हैं, इसको रटा देते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे। अभी हम लास्ट में जब क्वेश्चन करेंगे तो आप विश्वास मानना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप खुद उस क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को आपके चैप्टर में ही पूरा पढ़ा दिया हूँ। पूरा चैप्टर की एक एक लाइन को हम अच्छे से समझते चल रहे हैं, राइट। यदि आज का वीडियो आपको समझ में आया, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो अपने दोस्तों को भी बताइए, यहाँ पे पढ़ने डेली इसी टाइम पे आ जाओ। एंड वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।